सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय फ्रॉम दिस साइड। जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरा इस बार SBI जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो गया है और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे चैनल में कि भाई GA के लिए कुछ बताइए, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी जिससे इतने मार्क्स आए। और अगर मार्क्स की बात करूं तो मैंने 3 मेंस दिए थे इस बार 2025 में। तीनों क्लरिकल थे। तीनों क्लरिकल के मेंस में जो GA था उसमें SBI में मेरा कुछ 24 मार्क्स का स्कोर था। और IBPS क्लर्क का तो मैंने शेयर ही किया है स्कोर कार्ड, उसमें 35 था। और RRB क्लर्क मेंस में ही मेरे कुछ 18 मार्क्स बन रहे हैं। बाकी GA की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं 1 मिनट का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, रिपीटर्स को तो पता होगा कि बैंक एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स आते हैं, रिपीटर्स को सब पता है। बाकी एक ओवरव्यू जो अपने बिगनर्स हैं उनको मैं दे देता हूँ कि 6 एग्ज़ाम पूरे टोटल साल में होते हैं और 6 में से 2 SBI के होते हैं, PO एंड क्लर्क। RRB रीजनल रूरल बैंक जिसमें PO और क्लर्क होते हैं, और 2 IBPS होते हैं जिसमें अपनी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होती हैं, है ना। तो टोटल ये 6 हो गए। बाकी PO और इंटरव्यू में PO और क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है? PO में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और GA जो है वो आपके मेंस में आती है ना। ये है। और बाकी जो इनका स्ट्रक्चर रहता है एग्ज़ाम्स का, प्रीलिम्स का और मेंस का, वो आप गूगल कर सकते हो, तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उसमें कोई लोड नहीं है, वो आप गूगल कर लेना। बाकी वो अपन आते हैं अपनी GA की स्ट्रेटजी पे कि भाई उसमें GA में अपन को करना क्या है। तो बेसिकली GA में ऐसा है कि GA 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक स्टैटिक बैंकिंग और एक जो नॉर्मल अपना करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर में भी आजकल ये चीज़ है कि भाई करंट में जो अपना न्यूज़ में है उस चीज़ को पिकअप कर रहे हैं। भाई जैसे कुछ वाइस प्रेसिडेंट की न्यूज़ आ गई, या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, या किसी की अपॉइंटमेंट हुई, या कोई जज की अपॉइंटमेंट हुई है ना। तो ये चीज़ ये अब क्या है, ये पॉलिटी का है, ये पॉलिटी का एस्थेटिक है। तो वो क्या उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, है ना। पिछले सालों तक ये होता था कि भाई बैंक में एग्ज़ाम्स में मेंस में RBI के सर्कुलर ज़्यादा पूछते थे, सेबी के सर्कुलर पूछते थे। पर इस साल जितने भी एग्ज़ाम थे, मैंने जो 3 मेंस दिए और उसके बाद IBPS PO, SBI PO और RRB PO, उनके ही मेंस के मैंने क्वेश्चंस देखे थे भाई GA में क्या आए थे। तो इस बार इन्होंने क्या बैंकिंग एग्ज़ाम्स को थोड़ा टिल्ट कर दिया है। SSC का जो स्टैटिक होता है ना, उसकी तरफ इन्होंने टिल्ट कर दिया। भाई स्टैटिक ज़्यादा पूछ रहे हैं इस बार, और इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये आने वाले साल स्टैटिक ही पूछे। इन्होंने इस बार पूछा है, हो सकता है वो जो अपना बैंक का प्रीवियस वाला पैटर्न है वो वापस ले आए। तो इसको टैकल करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। अपन को तो कुछ नहीं पता है क्या आएगा, तो अपन को दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अपन को देना है, एग्ज़ाम अपन को निकालना है ना। कंडक्टिंग जो बॉडी है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो एग्ज़ाम लेंगे, उनको लेना है, बच्चे सिलेक्ट होंगे, बच्चे जॉब में लगेंगे, पर प्रिपेयर आपको करना है। इसलिए वाइजली अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना। बाकी मैं बता देता हूँ कि कैसे भाई प्रिपेयर करना है अपने को, मैंने कैसे इस चीज़ को लिया था। पहले तो स्टैटिक बैंकिंग की बात करूं तो स्टैटिक बैंकिंग के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सिर्फ डालना कि भाई हमें स्टैटिक बैंकिंग के वीडियोस चाहिए। मैंने देखा था शीतल मैम को, है ना। उनका अभी सिंपली यूट्यूब पे डालिए बैंकिंग अवेयरनेस बाय शीतल मैम, कुछ प्लेलिस्ट बनकर आ जाएगी। अब स्टैटिक बैंकिंग में क्या होगा भाई, हिस्ट्री है बैंकिंग की, कब उनका अमलगमेशन हुआ था, है ना, कौन से लॉज से वो अमलगमेशन हुआ था, SBI कब बना, RBI कब बना, कौन उसके डिप्टी गवर्नर थे उस टाइम पे। ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये स्टैटिक बैंकिंग होता है। CRR क्या है, SLR क्या है, SLR की अपर लिमिट क्या है 18%, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ना माइन्यूट डिटेल है, ये आपको कब काम आएंगे, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर जब इंटरव्यू में कोई पूछता है ना अपन से वहाँ पर सामने पैनल, तो अपन उनको बता नहीं पाते हैं। तो इसकी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स में। पहला जो अपना मेंस होगा वो अपना सितंबर में मेंस शेड्यूल है, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। अभी से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि एक बार वो प्लेलिस्ट देख लेना। ज़रूरी नहीं है जो मैंने रिकमेंड किया है वही आप फॉलो करें, आप किसी दूसरे को भी फॉलो कर सकते हैं जिसको आपको सही लगे, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग हो गई। बाकी उसके बाद आते हैं करंट बैंकिंग पे, जो अपना करंट अफेयर अपन जिसको बोलते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डेली एक एजुकेटर को देखना है, उसका वीडियो देखना है एजुकेटर का। वो एजुकेटर कोई भी हो सकता है, मैं 2-3 के नाम बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ जो मुझे पता है। एक तो कपिल काटपाल सर हैं, दूसरे अभिजीत सर हैं, अभिजीत मिश्रा सर, तीसरे अपने गौतम सर हैं, एक HP सक्सेस क्लासेस करके है सर, है ना, यूट्यूब पे। और अपना शीतल मैम का भी है, वो भी लेती हैं डेली। आप किसी को भी इनमें से फॉलो कर सकते हैं डेली के लिए, जिससे आपकी ट्यूनिंग बने। कोई ज़बरदस्ती नहीं, जो मैं बोलूँ आप उसी को ही फॉलो करें, आप अपने हिसाब से उसको फॉलो करना। और एक अपनी PDF फॉलो करिए आप, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, जो आपको सूट हो। और वो भी जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से सही लगे आप उसको फॉलो करना, चाहे वो ऑलिव बोर्ड हो, चाहे स्मार्ट कीड़ा हो, चाहे अपना अड्डा की हो, किसी की भी हो, चाहे अफेयर्स क्लाउड की भी हो। ये मैंने आपको 4 नाम बताए, आपको जिसकी इसमें सही लगती हो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना। ये 2 चीज़ आपको फॉलो करनी है। और PDF में चाहे आप वीकली पढ़ो या मंथली पढ़िए, जो आपको सूट करे। बाकी अब मैं आऊँ अपने ऊपर कि मैंने क्या किया था, तो मैं वो रिकमेंड करूँगा आपको। रिकमेंड क्या मतलब, मैं अपना बताऊँगा कि भाई मैंने क्या किया था उस टाइम पर, है ना। तो मेरे बैंकिंग में कम से कम मुझे 2.5 साल हो गए बैंकिंग की प्रिपरेशन में। और 2.5 साल से मैंने सिर्फ GA के लिए रेगुलर बेसिस पे सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो किया, जिसका मैं रोज़ डेली वीडियो देखता था, और वो है कपिल काटपाल सर। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको ही फॉलो करें, हर कोई अपनी समझ में है कि भाई उसको क्या फॉलो करना है, क्या समझ आ रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि एक एजुकेटर का डेली वीडियो देखिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं डेली और उसमें वो जो एजुकेटर बोलते हैं आपके माइंड में जाता है, आप उसको देखते हैं, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब PDF भी रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है कहीं ना कहीं। और यही चीज़ जो रहती है अपना, जब आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे कभी कभी क्लिक कर जाती है। मेरे साथ काफ़ी टाइम बार हुआ है, 1-2 बार नहीं, काफ़ी टाइम बार हुआ है कि मैंने वीडियो में देखता था इंटरेस्ट लेके। और आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GE हो, कुछ भी चीज़ हो, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है पहले। तो कुछ भी जो वहाँ पर कभी आता था मेरे को, मैंने यहाँ पे रिवाइज़ नहीं किया होता ना, मुझे पता नहीं होता, पर सडनली वहाँ पे जब वो क्वेश्चन आता था तो मेरे माइंड में वो क्लिक हो जाता था। मेरी इंट्यूशन कहती थी यहाँ इसका आंसर यही है, और मैं घर आकर देखता था उस आंसर को, तो मेरा इंट्यूशन सही होता था, उसका आंसर वही होता है। तो ऐसा ही होता है, जब आप मेहनत करते हो, अपना पूरा 100% देते हो उस चीज़ को, तो आपको फल ज़रूर मिलता है। बाकी मैंने वीडियो के लिए आपको बताया, कपिल काटपाल सर को फॉलो किया था। और बाकी PDF में मैं बोलूँ तो PDF के लिए मैंने स्मार्ट कीड़ा का कुछ कोर्स आता है 6 मंथ्स का, उसमें उसकी क्विज़ेज़ भी आती हैं और उसकी PDFs भी आती हैं, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, और कुछ टॉपिक वाइज भी करके हैं उनकी, कुछ ऐसे RBI की भी है, वो कुछ अलग करके देते हैं। तो मैं तो सिर्फ उनकी वीकली फॉलो करता था, क्योंकि वीकली में कुछ 60-70 पेज होते हैं, वो वीकली जल्दी हो जाती है। वीकली फॉलो करता रहा, उसको मैं हाईलाइट कर लेता था, है ना। अब जो है भाई, प्री के पहले मैं ये दोनों चीज़ें करता था, डेली अपना एक करंट अफेयर का वीडियो डेली बेसिस पे पढ़ता था, उसको मैं देखता था, और वीकली PDF में पढ़ता था। ये प्री के पहले की बात है। अब प्री के बाद में क्या करता था, क्योंकि प्री के बाद अपन को 30-40 दिन मिल जाते हैं लगभग, है ना। और जो बच्चे ये सोचेंगे, भाई एस्पिरेंट सोचेंगे कि नहीं हमारा तो पहले प्री हो, उसके बाद हम GA की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये सोचना बहुत गलत बात है। इससे कभी भी आपका स्कोर नहीं आएगा। आपने खुद ने देखा होगा, काफ़ी यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं और वो अपना स्कोर कार्ड डालते हैं, तो उनका सेक्शनल भी नहीं निकलता है ना। ये गलती आप कभी भी मत करना, बहुत भारी पड़ता है ये बाद में जब सेक्शनल नहीं निकलता है अपना। क्योंकि आपको भी पता होगा, सबको पता है, आजकल IBPS सिर्फ 6 या 7, मैक्सिमम 8, 9, 10 दिन देता है सिर्फ, उसके बाद मेंस ले लेता है जब उसका प्री का रिज़ल्ट देता है। तो 9-10 दिन में 6-7 महीने की GA पढ़ना, उसको रिटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई नहीं कर पाता है। लास्ट में क्या होगा, आप घबराओगे, हर किसी से पूछोगे भाई हमें क्या करना चाहिए, एजुकेटर से पूछोगे, इन्फ्लुएंसर से पूछोगे। इन्फ्लुएंसर भी बोलेगा हम 2-3 महीने के करंट अफेयर करके जा रहे हैं, उसी में हमारे नंबर आ जाएंगे। वो रिस्क आपको लेनी है, वो रिस्क आप लोगे फिर उस टाइम पर उनको देखकर। तो बेटर ये है कि एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए, अपना टाइम निकालिए, अच्छे से पढ़िए,
और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, इस लूप में से निकलिए, क्योंकि ये जो लूप है ना ये बहुत ख़राब है ना। बाकी मैंने क्या बता रहा था कि मैंने कपिल काटपाल सर को फॉलो किया था प्री के पहले, और वीकली पीडीएफ पढ़ता था मैं स्मार्ट कीड़ा से। अब बात करते हैं कि भाई मेंस में प्री दे दिया मैंने, उसके बाद जो मेंस में अपन को 30-40 डेज़ का जो गैप मिलता है उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं ये करता कि जो मैंने वीकली पीडीएफ पढ़ी है उसमें जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें से जो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं मैं उसके क्या शॉर्ट नोट्स बना लेता था, है ना, वीकली पीडीएफ के, और वो रिवाइज भी हो जाती थी। उसके बाद जैसे भाई कपिल काटपाल सर हैं या शीतल मैम है या अभिजीत मिश्रा सर हैं या HP सक्सेस क्लासेस के जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, जो भी कोई वो सर और वो एजुकेटर वन शॉट डालते थे ना, मैं उनको देखता था एग्ज़ाम से पहले, और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको एम टाइम पे, क्योंकि आपने देखिए आपने वीकली पढ़ लिया पीडीएफ, प्लस आपने डेली वीडियो भी पढ़ा है ना। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, टेस्ट सीरीज़ का भी काफ़ी रोल है। टेस्ट सीरीज़ में भी जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, तो मेरा तो कहना है कि टेस्ट सीरीज़ में जो जीए आती है उसको अटेम्प्ट करिए। मैं हमेशा करता था, क्योंकि मुझे पता था कि जीए स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए, बाकियों के लिए भी हो सकता है, मुझे उतना नहीं पता, बाकी मेरे लिए था, तो मैं हमेशा जीए को स्कोरिंग सब्जेक्ट एज लेके चलता था और उसमें उसको अटेम्प्ट करता था। मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हो कि मैंने जीए हमेशा अटेम्प्ट किया है। मैं काफ़ी दूसरे लोगों को भी देखता हूँ वो जीए अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हम सीधा डायरेक्ट एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे। मुझे उसके पीछे उसका लॉजिक कभी भी नहीं समझ में आया, क्योंकि आप जब यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके आंसर कैसे आएंगे, कैसे आपको चीज़ें वहाँ पे याद आएंगी। मैं जब जीए अटेम्प्ट करता था 20-20 मैंने जो भी मॉक लगाए, 15-20 जो भी मैंने मॉक लगाए, सेक्शनल लगाए, उसमें जीए के भी लगा के जाता था। उसमें एक सेक्शनल में 50 क्वेश्चंस आते थे। उन 50 क्वेश्चंस का मैं बाकायदा पूरा जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जो मेरे सही गए और जो मेरे रॉन्ग गए और जो मैंने स्किप किए हैं, उनका मैं सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ता था, है ना। डिटेल में सॉल्यूशन पढ़ता रहा, और जो जो मुझे उसमें सी भाई चीज़ें, चाहे वो करंट की हो या स्टैटिक कुछ फैक्ट दिया हो, मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। इतनी मैंने लिटरली मेहनत की है, तभी जाके मेरा इतना स्कोर आया। बाकी ऐसे तो आना बहुत नामुमकिन है ना। 35 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि भाई 10-12 नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो इतने नंबर तो लाना बड़ी बात है बैंकिंग की फील्ड में। जिस तरीके से अभी स्टैटिक आ रहा है, करंट भी आ रहा है, बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, है ना, एस्पिरेंट। और उसके बाद मैं बता रहा था कि हाँ, वन शॉट अपन टीचर्स का फॉलो कर सकते हैं। वन शॉट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, चाहे वो कोई भी एजुकेटर डाल रहा हो, क्योंकि तब तक आपके माइंड में सब चीज़ें रिटेन कर चुकी होंगी। मेरे माइंड में तो रिटेन कर जाती थी। मैं काफ़ी, अगर मैं भूल भी जाता था ना उस चीज़ को, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था, शॉर्ट नोट्स बना लेता था। हाँ, मेरा ये टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन गलत गया है, इस एजुकेटर ने मेरे को ये क्वेश्चन वो करवा रहे हैं वहाँ पे MCQ फॉर्म में, अगर मुझसे नहीं बनता था तो मैं मोबाइल में देखता था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देता था। वो जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था उसके 1-2 दिन पहले सारे मैं स्क्रीनशॉट रीड करता था बाकायदा। जो मैंने नोट्स बनाए मैं उनको रीड करता था 2 बार, है ना। इतनी मैंने मेहनत करी है, तभी मेरे मार्क्स आए थे, बाकी ऐसे मेरे मार्क्स नहीं आते। मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर मार्क्स चाहिए। और लिटरली ये जो 35 मार्क्स हैं IBPS क्लर्क में, इसमें इतने ज़्यादा क्यों मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे। इस बार पैटर्न चेंज हुआ था मेंस का, आपको सबको पता होगा। तो उसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 9 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन तो सही चले गए थे, तो मेरे 16 नंबर तो इधर ही हो गए, है ना। इसलिए मेरे मार्क्स इसमें ज़्यादा थे। अगर 2 मार्क्स वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं होते तो 35 की जगह मैं शायद से सिर्फ 25 स्कोर कर पाता, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता। और क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब ईजी थे, ऐसा नहीं था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो काफ़ी टफ है, काफ़ी लेंथी है, स्टेटमेंट वाइज है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। जिन्होंने दिया हो उनको पता होगा। अगर आपने पढ़ा है, एक लाइन 1 लाइनर क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन थे, आराम से बन रहे थे, कोई टफ नहीं था, है ना। इजीली आप कर सकते हैं, जीए में इतना घबराना नहीं है। बाकी वन शॉट आप देख सकते हैं, वो जो मैंने बताया, नोट्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी और भी कुछ क्वेरी वरी हुआ है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट्स में। और क्विज़ेस का भी काफ़ी वो रहता है रोल। हालांकि मैंने क्विज़ेस नहीं लगाई थी, मैंने स्मार्ट कीड़ा की क्विज़ेस मेरे पास थी, पर मैंने वो कभी लगाई नहीं।
अगर कोई लगाना चाहे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपने जब पढ़ा है एक वीकली का PDF या डेली पढ़ रहे हैं, तो आप उसको लगाएंगे तो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं चीज़ें रिटेन होंगी, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। बाकी स्मार्ट कीड़ा के सिवा अपन की कपिल काटपाल सर का भी कुछ क्रॉसवर्ड का आता है जिसमें क्विजेज मिलती हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आपको जो चूज़ करनी है ना। मेरे पास बाकी स्मार्ट कीड़ा की थी, मैंने क्विजेज नहीं लगाई थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ होती थी, मैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगाता था। टेस्ट सीरीज़ में ये एक 10 मेंस अपने टेस्ट होते थे और 5 सेक्शनल होते थे, है ना, GA के। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन होते थे और उनका मैं डिटेल सॉल्यूशन देखता था पूरा। और इतना मैं मतलब करंट अफेयर पढ़ता था, जो वन शॉट आते हैं लास्ट टाइम पे, ये सब टीचर्स डालते हैं, एजुकेटर डालते हैं, इनको भी मैं फॉलो करता रहा। अब कोई सोचेगा कि यार ये बंदा इतना पढ़ लेता था, इसको रिटेन कैसे होता था? तो एक सिंपल सॉल्यूशन इसका ये है, मेरा यही था कि भाई मैंने काफ़ी मेहनत करी थी इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा क्वांट्स इतना अच्छा नहीं है, क्वांट्स अच्छा नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि मैंने क्वांट्स में मेहनत नहीं करी है, अच्छी खासी मैंने भी मेहनत उस पर करी है, पर मेंस में मेरा क्वांट्स थोड़ा वीक है। प्रीलिम्स मेरा फिर भी अच्छा है, मेंस में अब मेरा क्वांट्स थोड़ा वीक है, तभी मैंने GA पे ज़्यादा फोकस किया था। और मुझे पता था कि मेरा सेक्शन जो सिलेक्शन करवाएगा वो GA ही आखिरी में मुझे बचाएगा, इसलिए मैंने GA में काफ़ी फोकस किया था, अच्छे से किया था, सारे टेस्ट वेस्ट लगाता था। बाकी रिटेन करने की बात आई, तो रिटेन करने की ये ऐसी बात है कि भाई मैं वीडियो देखता था, फिर वीकली PDF भी पढ़ता था, शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दी, मैंने वीडियोस भी देखे एजुकेटर के, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें रहती है। और जब आप देखते हो ना तो आपको पता चल जाता है हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, वो अपने आप ही होता है। आप सोचोगे इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? अभी से शुरू करो, अभी काफ़ी टाइम है। अगस्त में सितंबर में PO मेंस का लगा हुआ है, शेड्यूल है शायद से SBI PO का, है ना। अभी से पढ़ना शुरू करो, काफ़ी टाइम है अभी, बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी मैंने जो 3 मेंस दिए हैं उसके ये मेरे पास पूरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये है ना, ये SBI का है, ये IBPS का है, ये पूरे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी मैंने क्या अटैम्प्ट किए थे, ये RRB क्लर्क मेंस का है, ये सारे मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, इसमें मेरे क्या रॉन्ग थे, क्या राइट थे, कितने मेरे मार्क्स बने थे। अब इनके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से ही इनको फॉलो करिए, इनको एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हैं 2026 में, है ना। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टॉपिक्स हैं अपने ये मिलिट्री एक्सरसाइज तो आप अगर अभी भी लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में ही लिखना, अभी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बाकी आता है इसमें से एक क्वेश्चन ही है, कोई भी मेंस होगा इसमें एक क्वेश्चन आएगा। GI टैग है, GI टैग आप ये अभी लिख सकते हैं, क्योंकि GI टैग एक स्टैटिक चीज़ हो गई, ये कभी नहीं बदलता है। GI टैग का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तीनों मैंने मेंस दिए, तीनों मेंस में एक GI टैग का क्वेश्चन आया था। SBI क्लर्क मेंस में शायद से पटोला करके आया था, उसका आंसर गुजरात था, है ना। और डेज़ की बात रही, डेज़ का भी एक क्वेश्चन आता है, वो आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, मैंने डेज़ कभी भी नहीं किया था। अगर कोई इम्पोर्टेंट डेज़ है, जैसे नेशनल स्टार्टअप डे हो गया, है ना, और 2-3 जो भी इम्पोर्टेंट, भाई नेशनल कंज्यूमर डे कब हो गया, ये जैसे जो इम्पोर्टेंट हैं ये सब मैं करता था। बाकी इस पूरे में कभी भी मैंने डेज़ नहीं किए। क्वेश्चन क्योंकि आता है एक ही, आउटपुट आपको उसमें मिलेगा नहीं, आप फिर भी अपने हिसाब से देख लेना। बाकी एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स जैसे SBI में आया था भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक बताइए, तो इंडेक्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी अपने यहाँ से बन रहा है, और ये मैं जितने भी टॉपिक बना रहा हूँ ना, शॉर्ट है कि इनमें से 4-5 क्वेश्चन तो हर मेंस में आपके आने ही आने, क्योंकि ऐसे टॉपिक है कि आते ही आते हैं, है ना। इनको तो आप अच्छे से नोट कर लेना। बाकी उसके बाद इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, भाई ADB का कहाँ पर है ना, IMF का कहाँ पर है। अभी रिसेंटली RRB क्लर्क मेंस में यहाँ IMO का पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में। IUCN का कहाँ है, UN हैबिटेट का कहाँ है। UN हैबिटेट का भी क्वेश्चन मेंस में आया था, वो मैं गलत कर आया था, मेरे को अच्छे से याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स का एक आप बना लेना भाई, एक पेज में नोट डाउन कर लेना, और ये एक्सरसाइज अभी आप कर लेना, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है काफ़ी। आप सोचोगे नहीं हम बाद में करेंगे, पहले हमारा प्रीलिम्स निकले, प्रीलिम्स आप देकर आओगे, फिर आप रिजल्ट के चक्कर में बैठे रहोगे। काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी करता था खुद, और जब तक मुझे समझ में आया ना कि एक लूप है, इससे आप कभी भी नहीं बाहर नहीं निकल सकते। आप सोचो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए उसके बाद में करूँगा,
8 9 10 दिन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है लिटरली बाद में। इसलिए कम से कम ये टॉपिक्स तो आप पहले ही प्रिपेयर करके रखिए होंगी, ये स्टैटिक चीज़ें है ना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क, ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली आरआरबी क्लर्क मेंस में भी कामनांग टाइगर रिजर्व करके आया था जिसका अरुणाचल में है ना। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में हाँ बेटला नेशनल पार्क कर आया था जिसका आंसर झारखंड था, मुझे ये भी याद है क्योंकि मैंने टिक किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो स्वच्छता अवार्ड और वायु सर्वेक्षण होता है अपना एयर वाला, उनके जो अवार्ड्स आते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स होती हैं कुछ भाई, जैसे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकाल रही है ना, जैसे यूएनआईडीओ निकाल रहा है या कोई भी ऐसे रिपोर्ट निकाल रहा है, वो रिपोर्ट भी आ जाती है, वो रिपोर्ट का नाम दे देते हैं। या जैसे आईएमएफ रिपोर्ट निकाल रही है, आईएमएफ का भी मुझे याद है शायद से आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन आया था उसका, कोई आईएमएफ ने निकाला था कि भाई ये इंडिया की डिजिटल रुपी के ऊपर या यूपीआई के ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे याद है मैंने देखा था, वो आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन था है ना। ये जो रिपोर्ट्स निकालते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो वो भी आप एक नोट्स उसका बना लेना कि भाई नोट्स से क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके 1 2 दिन पहले आपको वे हैंडी नोट्स होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में परेशानी नहीं होगी कि भाई मैं ये वीडियो देख लूँ, ये पीडीएफ पढ़ लूँ, बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों के आप शॉर्ट नोट्स बना के रखना पहले ही। उसके बाद स्कोर्स करके एक प्लेटफॉर्म आया था जो सेबी का है ना, ये भी किसी एग्ज़ाम में आया था। ई अमृत पोर्टल आया था अभी आरआरबी क्लर्क मेंस में। तो प्लेटफॉर्म जो रहते हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म निकलते हैं उनका भी एक सेपरेट कॉलम बना के आप वो लिखना उसमें शॉर्ट नोट्स पे। एक क्वेश्चन तो प्लेटफॉर्म का भी आ ही जाता है। ई अमृत का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इंडिया और यूके के बीच में हुआ था, कुछ इलेक्ट्रिक से था और मैं टिक करके आया था आरआरबी क्लर्क मेंस में। बाकी भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कुछ करके आया था, भाई वो किसके अंदर आता है। वित्तीय नॉलेज तो यार स्टैटिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता चलेगा कि क्या है, वो किसके अंदर आता है, नाबार्ड के अंदर आता है ना। उसके बाद जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेंस में कि आप उनको गैस करके, मतलब एक्चुअल जो गैस होता है भाई, ऐसे तुक्का बिल्कुल नहीं भाई, आपको पता हो, थोड़ा वो नॉलेज हो उसके बारे में। जैसे अभी आया था शायद से ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ही मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनएचआरसी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर करके एक क्वेश्चन आया था भाई, ये कहाँ लोकेटेड है। तो आप ये इसका नाम पढ़ के आपको खुद में समझना आएगा कि काफ़ी प्रोमिनेंट कोई इंस्टीट्यूशन होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का होगा। तो ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं अपने इंडिया में, सिर्फ न्यू दिल्ली में। तो उसमें न्यू दिल्ली था, मैंने न्यू दिल्ली लगाया, मैंने रिस्क लिया और वो आंसर सही गया था, है ना। कभी कभी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि हाँ हमेशा आपको आंसर उनके आते ही हों, आपको कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ पे लेनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, टेस्ट सीरीज़ में जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरे को किस चीज़ में भाई वेरिफिकेशन करना है, पूरा सही करना है ना। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बाद देखे सुल्तान कप करके, जैसे अपना ये फुटबॉल का है ना, और क्रिकेट का जैसे ये है अपना रणजी ट्रॉफी करके है। ये क्वेश्चन भी आजकल वो स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी एक आप लिस्ट बना लेना भाई, कौन कौन से कप रहते हैं, कौन सी क्रिकेट में ये सब रहता है ना। रणजी ट्रॉफी का भी शायद से अभी आया था किसी में। और एक अभी बहुत ये चल रहा है कॉमन कि भाई कुछ डिजिट से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं। जैसे अभी एक आया था यूनिक डिसेबिलिटी करके, भाई उसमें वो कितनी डिजिट्स का वो कार्ड रहता है, 18 डिजिट्स का रहता है ये। और ये शायद से आरआरबी क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, आरआरबी क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे याद नहीं है आरआरबी क्लर्क मेंस का है या आईबीपीएस क्लर्क मेंस का है, मुझे याद नहीं है, इसमें लिखा हुआ होगा हालांकि। और अभी आरआरबी क्लर्क मेंस में, हाँ आरआरबी क्लर्क मेंस में यूएन का आया था भाई, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर करके होता है अपना ईपीएफओ जो वो उसको पब्लिश करता है पेंशनर्स के लिए, वो कितने डिजिट का होता है, तो वो 12 डिजिट का होता है। ये मुझे चीज़ याद थी क्योंकि मैंने इसके क्या नोट्स बना लिया था। जितने भी अपने ये नंबर होते हैं ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और ये भू आधार करके जो अपना ये लैंड के लिए देते हैं भू आधार करके, है ना। ऐसे ही आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से नोट्स बनाना आप। एक क्वेश्चन इसमें से भी आजकल आता है डिजिट्स वाले में से। बाकी आजकल ये भी आ रहा है कि भाई स्टेट कैपिटल
स्टेट कैपिटल भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद अपने मिनिस्टर जो रहते हैं, आजकल ये भी क्वेश्चन इन्होंने शुरू कर दिया है स्टैटिक में, भाई जो अभी करंटली मिनिस्टर हैं, मुझे अभी भी याद है कि निर्मला सीतारमन जो अपनी कॉरपोरेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है, ये क्वेश्चन शायद से 2 नंबर में IBPS क्लर्क मेंस में आया था, जहाँ तक मुझे अभी याद है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोग गलत कर आए थे। इतनी मतलब बेसिक चीज़ें अपन को नहीं पता है, ये चीज़ें तो हर किसी को पता होनी चाहिए, है ना। तो उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अपने रहते हैं वो चीज़ अलग होती है, और जो मिनिस्टर हैं अपने वो चीज़ अलग होती है। ये चीज़ें दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी, जो प्रोमिनेंट अपनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके। बाकी उसके बाद स्कीम्स है, स्कीम्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कपिल काटपाल सर कैबिनेट डिसीजन करवाते हैं, वही स्कीम्स उसी के अंदर होती है। स्कीम्स भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे मेरे को भी याद है RRB क्लर्क मेंस में स्माइल करके कुछ स्कीम आई थी। स्माइल स्कीम बेसिकली क्या है, जहाँ तक मुझे याद है कुछ बेगर्स से रिलेटेड वो स्कीम थी। तो उसमें कुछ बेगर्स का वो था, बेगर्स या सैनिटेशन से कुछ रिलेटेड थी, जहाँ तक याद है मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना बाकी। और एक नालसा का क्वेश्चन आया था RRB क्लर्क मेंस में। मैं आपको यही बता रहा था कि भाई नालसा जो है अपनी, किसका पूछा था भाई, हेडक्वार्टर का है। नालसा क्या है, आप वो सर्च करना, है ना। लॉ से रिलेटेड अपनी एक नेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर पूछा था, तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली था। ये चीज़ मुझे पता थी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो RBI की सब्सिडरी जो रहती हैं, कितनी सब्सिडरी हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। कभी भी कुछ भी वो पूछ सकते हैं। UN का मैंने आपको बता दिया जो आया था। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कभी कभी आ जाते हैं न्यूज़ में, जो मैं आपको बता रहा था। भाई स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, या वाइस प्रेसिडेंट का हुआ है, या प्रेसिडेंट का हुआ है, उनके बारे में पूछ लेते। भाई उनको ओथ कौन दिलवाता है। प्रेसिडेंट का पूछा था अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में कि भाई उसको प्रेसिडेंट जो है वो किस किस को ओथ दिलाता है ना। उसके अंडर कौन कौन आता है जिनको वो ओथ दिलाता है। तो ये बहुत मतलब, अब अपन बैंकिंग वाले हैं, अपन का तो ये है नहीं, पर अब वो सामने वाली बॉडी जब पूछ रही है, अपन को एग्ज़ाम निकालना है, तो वो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। ये है। बाकी SSC का बस ये है कि करंट में आ जाता है, करंट में आ जाता है, इसलिए ये पॉलिटी भी पूछ लेते हैं। उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, अपन उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्टैटिक और करंट दोनों साथ में लेके चलिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी टाइम है अभी। अगर बाद में सोचोगे बाद में करेंगे तो बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में सिर्फ 10-12 नंबर आ गए तो बहुत बड़ी बात है, किसी के सेक्शनल भी नहीं निकलते हैं, है ना। आपको सब पता है, आप भी सब यूट्यूब पे देखते हैं, आपको सब नॉलेज रहता है कि कैसे क्या होता है। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में बता देना मुझे, है ना। और बाकी एक और रिक्वेस्ट है यार कि ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको भी पता है कि एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का क्या प्रोसीजर होता है। कहीं तो होंगे जो मेरा वीडियो देखेंगे वो भी, उनका भी चैनल होगा, उनको भी पता होगा कि भाई पहले कंटेंट बनाओ, उसके बाद अपलोड शूट करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसका एडिटिंग करो, फिर अपलोड करो। तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है हमारा भी, हम भी ऐसे ही अब नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो हम यही चाहते हैं, एक यूट्यूबर भाई यही चाहता है कि भाई उसको जो रिवॉर्ड है उसका मिले। हम भी प्रिपरेशन करते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकले, तो हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि भाई हमारा सब्सक्राइबर हो। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना इस चैनल को। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल पूछना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर किसी चीज़ का रिप्लाई करूँगा। हो सकेगा अगर ज़्यादा क्वेरी आएगी लोगों की, मैं उस पर फिर से एक वीडियो भी बना लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा आगे चलते हुए, है ना। बाकी यार आप पढ़िए, इस बार निकालना है 2026 में अपन ने जो भी बैंक एग्ज़ाम्स हैं। कुछ लोग होंगे रिपीटरों के लिए यार देखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम दिया है। हालांकि मैं अपनी प्रिपरेशन जो मेरी जन रही है, मैं कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में आया, कितना टाइम दिया, ये सब मैं एक वीडियो में शेयर करूँगा कुछ ही टाइम में। बाकी जो रिपीटर्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अपनी मिस्टेक्स देखिए, कहाँ पे भाई स्कोर कार्ड आपके पास आएगा, अभी सब एग्ज़ाम्स के आपके पास आएंगे धीरे धीरे, उसमें आप देखिए आपने कितने अटैम्प्ट किए थे, आपके कितने मार्क्स आए, आपका क्या वीक पार्ट है, उसको आप उस पर वर्क करिए। यही सिर्फ इसका सॉल्यूशन है और कुछ सॉल्यूशन नहीं है।
अगर आप रोते रहोगे कि हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला आपका यहाँ पे नहीं है। एग्ज़ाम चीज़ ही ऐसी है कि कोई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इतने लाखों लोग हर उसको फॉर्म को भरते हैं, आपको भी पता है कितने लाख लोग भरते हैं और सीट कितनी कम आ रही हैं। लिटरली एक सिलेक्शन लेना ना बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट जॉब में। लोग कहने वाले कह लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, इतना टाइम ले रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। जो एक इंसान एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम देता है सिर्फ उसी को ही पता है कि भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है ना। कुछ कुछ चीज़ों से कभी नॉर्मलाइजेशन होगा, कभी आप वहाँ जाओगे तो प्रेशर में रहोगे, कुछ चीज़ें गलत कर कर आ जाओगे। आते जाते करते मैं खुद प्रेशर में रहता था, मैं खुद चीज़ें अपनी वहाँ पे आते जाते करते मैं गलत कर कर आ जाता था। ये हर किसी के साथ होता है। इसी चीज़ को अपन को सीखना है, ऐसी कोई टैकल करना है ना। बाकी किसी भी चीज़ का है देखो, लोड मत लो, एग्ज़ाम है निकल जाएगा, आज नहीं तो कल। बस अपनी मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हो जाता है। मैंने खुद ने करके देखा है, मैंने खुद ने बहुत मेहनत करी है। आपको लग रहा होगा कि ये अभी इसका SBI जे हो गया है और IBPS क्लर्क में भी मार्क्स अच्छे हैं, पर इस मेहनत के पीछे बहुत सालों की मेहनत है। इस रिज़ल्ट के पीछे आपको वो चीज़ अभी पता नहीं है। मैं बताऊँगा आपको वीडियो बनाकर एक बार, पूरी अपनी जर्नी मेरी क्या रही। बाकी बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। वीडियो बाकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, आधा घंटे के ऊपर हो गई है, तो अभी हालांकि अभी इसको इधर ही अपन एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।